जय हिंद एवरीवन। आज यूपीएससी ग्रेजुएशन के बाद क्या एग्जाम कंडक्ट करवाती है और डिफेंस फोर्सेज में जाने के लिए कितने तरीके होते हैं, वो सारी चीजें हम आपको ब्रीफ करेंगे और डिटेल्स में बताएंगे कि आपका डिफेंस का जो तैयारी होता है कितना आसान होता है। जितना पैनिक, जितना क्रिटिकल हम इस चीज को बना लेते हैं, शायद उतना क्रिटिकल ये होता नहीं है। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज हियर कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े बाबा लोग बैठे हुए हैं जो ये बताते हैं कि मैंने 9 टाइम 10 टाइम एसएसबी इंटरव्यू दिया और कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका परवरिश, आपका रहन सहन, आपका डेली रूटीन भी एसएसबी इंटरव्यू में मायने रखता है। उसके लिए आप कोई किताब ना पढ़े, उसके लिए आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। हमेशा कोशिश करें कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, एक अच्छे वातावरण में रहें, वो आपको बहुत आगे पहुंचा सकता है। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने यूपीएससी के कोर्सेज के बारे में कि जो भारत सरकार के द्वारा ग्रेजुएट होने के बाद जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वो किस तरह के एग्जाम होते हैं। तो यूपीएससी जो है अपने एग्जाम को दो कैटेगरी में डिवाइड किए। पहला सिविल सर्विसेज, दूसरा डिफेंस सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की बात हम इसलिए नहीं करेंगे अभी क्योंकि हम लोग जो कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, हम जो क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं वो डिफेंस सर्विसेज के लिए करवाते हैं। सिविल सर्विसेज का यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाना है, यानी कि भारत के अंदर ए ग्रेड का जितना भी एग्जाम होता है, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज में हो या सिविल सर्विसेज में हो, ये आईएएस, आईएफएस, आईआरएस या फिर असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम्स होते हैं। डिफेंस सर्विसेज में जो एग्जाम होता है आईएमए और ओटीए का होता है। इसमें एफकेट, आईएनईटी और टीए भी होता है, लेकिन इसके सामने मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये तीनों एग्जाम जो होते हैं ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं। ये ऊपर के दो एग्जाम जो आईएमए और ओटीए ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके पीछे रीजन है, इसमें जो सब्जेक्ट आता है वो करीबन 11 सब्जेक्ट आता है और इसमें जो एफकेट होता है इसमें भी 11 सब्जेक्ट आता है, इसमें भी 11 सब्जेक्ट आता है। टीए में करीबन 7 सब्जेक्ट आते हैं, 7। तो ये 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। अब इस 11 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट बस प्लस हो जाता है, वो होता है रीजनिंग। ये रीजनिंग का सिलेबस इसमें ऐड हो जाता है। तो अभी आपको यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं ना, तो आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स एंड नेवी, इन तीनों को एक बॉक्स में बंद करिए और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 4 से 6 महीने के लिए आर्मी स्टाइल में रहना छोड़ दीजिए। आर्मी स्टाइल में रहने से आप आर्मी में नहीं जा सकते। कारण बता रहा हूं मैं उसका। अगर मैंने अपना बाल जीरो करवा लिया, आर्मी की तरह टी शर्ट पहन लिया, आर्मी की तरह शूज पहन लिया, एक बैग लटका लिया आर्मी की तरह, तो क्या मैं यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं जो ए ग्रेड का एग्जाम है? आप एक फौजी अफसर बनने जा रहे हैं, ए ग्रेड का अफसर बनने जा रहे हैं, आपके कंधों पे 100 सोल्जर्स का रिस्पांसिबिलिटी होगा। उस 100 सोल्जर्स के साथ उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपने यहाँ पे एक गलत स्टेप उठाया, एक गलत कदम बढ़ाया तो सबकी जान चली जाएगी। आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, एक अच्छा डिसिप्लिन, एक अच्छा डेडिकेशन, एक अच्छा डिटर्मिनेशन। आपकी डेली रूटीन क्या है, आप लोगों को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, आपको रिस्पेक्ट अर्न कैसे करना है, आपको खुद को रिस्पेक्ट कैसे देना है। These all things are important for the officer entry. You are going for the officer entry. That's why I am telling you कि आप यूपीएससी को समझिए। जो सबसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के, आईएमए का जो पेपर होता है ये पेपर करीबन 300 मार्क्स का है और ओटीए का जो पेपर होता है इसमें बिना मैथ्स का होता है, इसमें मैथमेटिक्स नहीं आता, तो ये पेपर जो होगा 200 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे ये पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि हमारा नाम मेरिट लिस्ट में कितने नंबर पे आ जाएगा। भाई आज तक सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो गया है वो आईएमए का गया है 140 और जो ओटीए का कट ऑफ गया है वो गया है 115। इससे ऊपर आज तक कट ऑफ ही नहीं गया। यानी कि आप जितना भी चीजें कर रहे हैं उसको ध्यान में रखिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है और इस एक स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ एक काम को आगे बढ़ाइए। और यहाँ पे जितना भी कोर्स, ये जैसे आपका मेरिट लिस्ट आ रहा है, मेरिट लिस्ट आने के बाद ये जितना भी कोर्स हो रहा है यूपीएससी डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन है। यानी कि 12वीं क्लास का बच्चा इसे अप्लाई नहीं कर सकता, इसको वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जो बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम हो, बीटेक इंजीनियर हो या फिर कोई और डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन करके आया हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मैंने ब्रीफ कर दिया है कि यूपीएससी 2 तरह का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, जिसमें आईएएस, सिविल सर्विसेज में आईएएस, आईएफएस, आईआरएस होता है और इसमें ये सारे एग्जाम होते हैं आईएमए, ओटीए, एफकेट, आईएनईटी और टीए। तो इसके लिए अगर आपको फोकस करना है तो मोस्ट वेलकम, मेंटली प्रिपेयर हो क्या, डेली रूटीन के हिसाब से बस इतना मान के चलो
कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो निशाचर बन जाओ। निशाचर इन द सेंस, ये वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ। कई बच्चे हमारे पास आते हैं, सर मेरा डेली रूटीन फिक्स कर दो। हाउ आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स? डेली रूटीन क्या होता है? अगर आपको कल के डेट में कहीं घूमने जाना है या रात में आपका 2 बजे 3 बजे ट्रेन है, तो आप उस रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। 3 बजे उठ के आपको ट्रेन पकड़ना होगा, 4 बजे उठ के आपको बस पकड़ना होगा, या फिर कल कोई जगराता है या कहीं जागरण है, कुछ भी है, आपको जाना है, तो वहां पे आपको पूरा टाइम वहां पे हटाना पड़ता है। घर में किसी का शादी फंक्शन है तो वहां पे पूरा टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो हाउ वी कैन मेक द डेली रूटीन? फौज के लिए जा रहे हो, पढ़ने का कोई समय नहीं है, एक चीज का समय है, खाने पीने का। खाने पीने को लेके आप अपने सेहत पे ध्यान रखिए, अपने माइंड को फोकस करके रखिए कि हमें एक हेल्दी माइंड चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो खाने का टाइम फिक्स करो, जब आपकी इच्छा हो सोने की उस टाइम पे सो जाओ, जब थकान महसूस हो सो जाओ, जब उठना हो उठ के पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। और ग्रेजुएट हुआ, ऑलरेडी आप ग्रेजुएट डिफेंस सर्विसेज में जा रहे हो, एक ग्रेड के अफसर के लिए ग्रेजुएशन करके जा रहे हो, तो मेरे को लगता है कि आपको खुद से बहुत ज्यादा सीखना चाहिए, बजाय यूट्यूब पे बता रहे और भी जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी यूपीएससी को या डिफेंस सर्विसेज को या सिविल सर्विसेज को आइडेंटिफाई ही नहीं किया, जिनको ये भी नहीं पता है कि सिलेबस सब्जेक्ट क्या होता है, पढ़ाया कैसे जाता है, पेपर्स कैसे ड्रॉ होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट क्या होता है, जीटीओ क्या होता है, आईओ क्या होता है, उनका रोल क्या होता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, जो आईओ बैठा हुआ है, जो जीटीओ बैठा हुआ है, उसको चेहरे से प्रॉब्लम क्यों नहीं होती कि मैं सांवला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, क्यों नहीं प्रॉब्लम होती है? क्योंकि भाई उस साइकोलॉजिस्ट के ऊपर भी कई साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग देके भेज रहे होते हैं कि आपको पूरे दिन में 100 200 300 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना है, कहीं आप परेशान ना हो जाएं, कहीं आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं, कहीं आप स्ट्रेस ना हो जाएं। तो वो इंटरव्यू ऑफिसर जो होता है वो आपको हर तरह से एनालाइज कर रहा होता है, वो भले ही झपकी ले रहा होगा, भले ही सब चीजें देख रहा होगा। आप ग्रेजुएट हो तो आप अपना लेवल एक 12 पास कैंडिडेट की तरह मत बनाइए, आप एक ग्रेजुएट लेवल को मेंटेन करिए और अपने आप को इस सब सेक्टर में आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।